हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6 का पार्ट 5। और आज पार्ट 5 में हम जानेंगे कणों के निकाय का रेखीय संवेग यानी कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में। हम ये जानते हैं कि रेखीय संवेग में p बराबर होता है mv, यानी रेखीय संवेग बराबर होता है द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल के। एकल कण के लिए हम न्यूटन के गति का सेकंड नियम लगाते हैं तो हमारे पास आता है F बराबर dp अपॉन dt। लेकिन इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कणों के निकाय के बारे में। ये कणों के निकाय के लिए किस तरह से यह अप्लाई होता है। अगर हम n कणों के किसी रेखीय संवेग सॉरी n कणों के किसी निकाय के बारे में देखें तो उसका कुल रेखीय संवेग जो होगा वो एकल कणों के रेखीय संवेगों के सदिश योग के बराबर होता है। यानी हम लिख सकते हैं कि p बराबर हो जाएगा p1 प्लस p2 प्लस डैश 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 प्लस pn। यानी हम लिख सकते हैं कि p की जगह p1 की जगह हम लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस डैश डैश प्लस mn vn। ठीक है। अब हम इसको फाइनली लिख सकते हैं कि कैपिटल P बराबर हो जाएगा कैपिटल M मल्टीप्लाई कैपिटल B। कैपिटल M यहाँ पर जो छोटे छोटे द्रव्यमान है कणों के उसका कुल योग है, और जो कैपिटल B है वो कुल वेगों का योग है। यानी हमारे पास कणों के निकाय के लिए रेखीय संवेग आ जाएगा P बराबर mv, जहां पर m संपूर्ण जो कणों का निकाय है उसका सभी कणों का द्रव्यमान और v जो है सभी कणों के वेग का योग है, वो भी सदिश योग। तो हम कह सकते हैं कि कणों के निकाय का कुल रेखीय संवेग निकाय के कुल द्रव्यमान और इसके द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर है। जो वेग होता है वो कणों के निकाय के कहने के बजाय हमें कहते हैं कि द्रव्यमान केंद्र का वेग। ठीक है। जिसका द्रव्यमान केंद्र है उसके वेग की हम यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। अब अगर हम संवेग को समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें मिलता है कि dp अपॉन dt बराबर हो जाता है m dv अपॉन dt। हम जानते हैं कि p बराबर होता है mv, तो हमने m को बाहर लिख दिया और v का हमने डिफरेंशिएट कर लिया। तो हम जानते हैं कि dp अपॉन dt यानी वेग में परिवर्तन की जो दर होती है वो बराबर होती है त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, और उसको हम कैपिटल A लिख सकते हैं। तो दैट इज dp अपॉन dt बराबर हो जाएगा ma के बराबर। और हम ये जानते हैं गति के सेकंड नियम के अकॉर्डिंग कि dp अपॉन dt बराबर होता है F एक्सटर्नल। और हम यहाँ से भी बता सकते हैं कि dp अपॉन dt में ma जो होता है वो बराबर होता है F एक्सटर्नल के। हमने पिछले वाले लेक्चर में इसको प्रूव भी किया था। जो द्रव्यमान केंद्र में ma होता है वो बराबर आ जाता है F एक्सटर्नल के। राइट। तो यहाँ पर कणों के एक निकाय के लिए भी ये प्रूफ हो जाता है कि dp अपॉन dt बराबर F एक्सटर्नल होता है। यानी गति का जो सेकंड नियम होता है उसका जो कथन है वो यही होता है जो कणों के निकाय के लिए भी लागू हो सकता है। यानी अभी तक हम गति के सेकंड नियम को एक कण के लिए पढ़ते थे कि dp अपॉन dt बराबर f होता है, लेकिन हम यही कथन जो है कणों के एक निकाय के लिए भी ट्रू होता है। हम ये बता सकते हैं इसी स्टेटमेंट के द्वारा जो अभी हमने प्रूफ करा है, यदि कणों के किसी निकाय पर बाह्य बल का योग शून्य हो जाए तो क्या हो जाएगा। आप खुद सोचिए, अगर F एक्सटर्नल बल उस कण के निकाय पर कुछ भी F एक्सटर्नल बल ना लग रहा हो तो क्या होगा। उस केस में dp अपॉन dt बराबर 0 हो जाएगा, यानी p बराबर हो जाएगा कांस्टेंट। यानी हम कह सकते हैं कि जब निकाय पर लगने वाला कुल बाह्य बल शून्य होता है तो उसके द्रव्यमान केंद्र में वेग में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ जाता है यहाँ पे कि हमारे पास कणों का जब एक निकाय होता है और उस निकाय से बाहर से कोई बाह्य बल के कार्य ना कर रहा हो तो उस केस में उसका द्रव्यमान केंद्र जो होगा उस पर कोई भी वेग में उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। यानी आंतरिक बल जो उसमें कार्य कर रहे होते हैं उसका कोई भी योगदान नहीं होता है उसके वेग में। यहाँ से ये बात भी प्रूफ हो जाती है, जो कि हमने अपने पिछले वाले लेक्चर में देखा था कि जो उसका वेग होता है बाद में हमारे पास रिजल्ट आया था कि उसका वेग जो होता है एम बी बराबर वो एफ एक्सटर्नल होता है, वो एफ इंटरनल नहीं होता है। ठीक है। फिर कणों में जो पिंडों के कणों का निकाय होता है वहां पर जो टोटल आंतरिक बल हमारे निकलता है वो शून्य हो जाता है। ठीक है। ओनली वहां पर अप्लाई होता है एफ एक्सटर्नल बल। आज के लिए इतना ही। अब हम रिव्यू देखते हैं। हमने ये जाना कि कणों के निकाय का कुल रेखीय संवेग जो होता है वो p बराबर है कैपिटल M कैपिटल B होता है, और dp अपॉन dt बराबर होता है F एक्सटर्नल जो कि गति का सेकंड नियम होता है। और यदि dp अपॉन dt बराबर शून्य हो जाए यानी F एक्सटर्नल अगर शून्य हो जाए तो उस केस में p बराबर कांस्टेंट हो जाता है। आवश्यक शर्तें हैं न्यूटन का सेकंड लॉ एंड डिफरेंशिएशन अवकलन एवं रेखीय संवेग। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सदिशों का सदिश गुणनफल
कैसे निकालते हैं, तो ये क्या होता है। सो तब तक के लिए थैंक यू।